दोस्तों, ज्वालामुखी का फटना हमेशा से हमारी धरती में किसी प्रलय के रूप में देखा जाता है और धरती के इतिहास में हुए ज्यादा से ज्यादा जनसंहार के लिए वैज्ञानिक आंख मूंद कर बड़े बड़े ज्वालामुखियों पर ही सारा ब्लेम डाल देते हैं, जिनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अगर वो ज्वालामुखी कभी फटा ही नहीं होता तो शायद आज धरती पर कोई भी प्रजाति विलुप्त नहीं हुई होती। लेकिन इन सभी बातों के बीच सवाल ये आता है कि क्या सच में किसी महाज्वालामुखी का फटना इंसानों के लिए घातक हो सकता है, या ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बातें हैं? और क्या आज से 74,000 साल पहले हुए एक मेगा वोल्केनो के विस्फोट से इंसानों की जिंदगी में इतना बदलाव आ गया था कि मानव प्रजाति को पहली बार किसी आइस एज का सामना करना पड़ा था, या इन सभी घटनाओं के पीछे किसी और अलौकिक शक्ति का भी हाथ था? आज के इस वीडियो में हम लोग आपको प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, वैसे तो जब भी बात आती है किसी महाज्वालामुखी की, तो आज के दौर में वैज्ञानिकों के हिसाब से सिर्फ अमेरिका में उपस्थित येलोस्टोन वोल्केनो ही 21वीं सदी का इकलौता मेगा वोल्केनो बचा हुआ है, जिसका विस्फोट एक स्तर तक तबाही मचा सकता है और उससे पूरे अमेरिका का सर्वनाश भी संभव है। लेकिन आज से 74,000 साल पहले एक ऐसा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था जिससे हम लोग धरती पर आई सभी आपदाओं का जिम्मेदार मानते हैं। इंडोनेशिया में स्थित सुमात्रा के पास टोबा लेक नाम की एक झील है और आज से हजारों साल पहले वहीं पर मौजूद था मानव इतिहास का सबसे आखिरी मेगा वोल्केनो, जिसे टोपोग्राफी की भाषा में टोबो मेगा वोल्केनो के नाम से रेफर किया जाता है। आज के समय तो इसका काफी हिस्सा झील और जंगलों के बीच से ढका हुआ है, जिसके कारण इसके बारे में काफी कुछ पता लगा पाना अब असंभव हो गया है। पर अगर हम लोग इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाएं और थर्मल टेक्निक की मदद से इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाने की कोशिश करें, तो हमें पता चलता है कि आज से 74,000 साल पहले इस वोल्केनो का साइज तकरीबन 35 से 70 किलोमीटर के बराबर नापा जा सकता था। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग इस आपदा के बारे में नहीं जानते होंगे, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि इसी छोटी सी आपदा ने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को दो अलग अलग दलों में बांट दिया है। दरअसल साल 2010 से पहले या फिर उस समय के आसपास जितनी भी स्टडीज की गई थी, और उन्हीं स्टडीज के हिसाब से ये परिणाम हम लोगों के सामने रखा गया कि जब ये महान ज्वालामुखी फटा था तो इससे दुनिया भर के अलग अलग प्रांतों में इसका प्रभाव देखने को मिला था, और इस विध्वंसक विस्फोट के कारण इतनी ज्यादा राख उड़ी थी कि संपूर्ण संसार में काफी लंबा आइस देखने को मिला था, जिस कारण इंसानों की दसियों प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं और जानवरों की भी न जाने कितनी ही ऐसी स्पीशीज थीं जो भूखमरी और अभाव के कारण इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है कि अगर दुनिया भर का तापमान इतना ठंडा हो जाएगा तो फिर ऐसी किसी भी स्थिति में पोषक आहार का मिल पाना तो भूसे के ढेर में रुई के ढूंढने जितना मुश्किल बन जाएगा। और इसी स्टडी से हम लोगों को हमारे सवालों का जवाब मिल जाता है, क्योंकि जब हम लोगों ने फॉसिल्स को कलेक्ट करना शुरू किया था तब उस वक्त विशेषज्ञों ने एक चीज पर गौर किया था कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों की और जानवरों की पुरानी हड्डियां आज से 75,000 साल पुरानी ही देखने को मिलती थी, और इसी से ये अंदाजा लगाया गया कि आज से लगभग 75,000 साल पहले कोई ऐसी आपदा आई होगी जिस कारण इन सभी जानवरों को अकस्मात मौत का सामना करना पड़ा होगा। और फिर इसी दौरान जब दुनिया के सामने टोबा मेगा वोल्केनो का कॉन्सेप्ट रखा गया तो सबने यही मान लिया कि उस ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण ही सब कुछ नष्ट हो गया होगा, और इसी एक परिकल्पना को हकीकत का रूप देकर इसे बड़ी बड़ी विज्ञान की किताबों में भी छाप दिया गया। लेकिन शायद कुछ वैज्ञानिकों को ये बात हजम नहीं हुई, जिस कारण उन्होंने 2013 से 2021 के बीच में एक बार फिर से इतिहास के उन पन्नों को पलटने की कोशिश की और दुनिया भर के अलग अलग कोनों में अपनी रिसर्च को जारी रखने का प्रयास निरंतर करते रहे, और सौभाग्य से उनके द्वारा किए गए अथक प्रयास जाया नहीं गए और उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो दुनिया भर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की आंखें भी नहीं देख पाईं। जब इस स्टडी को एक बार फिर से खोला गया तो उन वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जिन क्षेत्रों पर आइस एज की संभावना जताई जाती है उन जगहों पर उसी के समय के
सोरेन ग्रेन्स के अस्तित्व भी पाए गए थे, जिससे ये बात तो साफ होती थी कि वनस्पति जीवन को इस भयानक विस्फोट के कारण उतना भी नुकसान नहीं पहुंचा जितना हम लोग अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा इंसानों की जिन प्रजातियों को हम लोग उस ज्वालामुखी के इरप्शन के बाद विलुप्त प्राणियों की श्रेणी में डाल रहे थे, उनके भी कुछ ऐसे पुरातात्विक अंश हमें देखने को मिले जिनकी कार्बन डेटिंग ज्वालामुखी के विस्फोट के भी 3 से 4,000 साल बाद की बताई जा रही थी। और इससे ये बात भी साफ हो गई थी कि इंसानों की भी उतनी स्पीशीज इस टाइम पीरियड में एक्सटिंक्ट नहीं हुई थी जितना हम लोगों को सालों से बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था। पर अब सवाल ये आता है कि उस ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद होने वाले आइस एज के सबूतों को भी नकारा नहीं जा सकता, और आइस एज हुई थी इस तथ्य पर इतने सारे अवशेष मिल चुके हैं कि आप उस ठंडे अंतराल को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। अब ये एक ऐसी स्थिति आ चुकी थी जब सच और कहानियों के बीच में लगभग हर एक चीज डोल रही थी, फिर चाहे वो प्रजातियों का विलुप्त होना हो या फिर किसी आइस एज का धरती पर घटित होना। और इसी जद्दोजहद में वैज्ञानिक अब एक ऐसी विडंबना में पड़ गए थे कि वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ये सारे घटनाक्रम घटे तो घटे कैसे। अगर ज्वालामुखी के बाद आइस एज हुई थी तो उससे ये सभी पेड़ पौधे और इंसानी प्रजातियां बच कैसे गईं, और अगर आइस एज नहीं आई तो क्या हमें मिले हुए सबूत सब गलत थे। इन्हीं सब कारणों से आइस एज के सभी एविडेंस को फिर से एक बार रिवाइज किया गया, और रिवीजन के बाद भी ये बात अंततः सच ही निकली कि आज से 74,000 साल पहले धरती ने तापमान में एक बड़ी गिरावट देखी थी, और वापस से वैज्ञानिक उसी जगह पर आकर खड़े हो गए जहां से उन्होंने चालू किया था। लेकिन जब वैज्ञानिकों को किसी भी बात का कोई सटीक जवाब नहीं मिल रहा था तो वो सब कहानी के उसी शुरुआती पहलू पर एक बार फिर से गए जहां पर ये सब कुछ शुरू हुआ था। और इस कहानी की वो पहली सीढ़ी टोबा मेगा वोल्केनो ही थी, जहां से असल में सब कुछ शुरू हुआ था। टोबा मेगा वोल्केनो में जब यहाँ के कंपोजिशन की जांच की गई तो यह अनुमान लगाया गया कि आखिर विस्फोट के बाद इस तबाही का मंजर किस तरह से दुनिया के सामने आया होगा, और इसी सिचुएशन को स्टिमुलेट करने के बाद संसार में सभी को उनके सवालों के जवाब मिल गए। नई शोध के हिसाब से जब टोबा मेगा वोल्केनो में विस्फोट हुआ था तो उससे इतनी ज्यादा राख हवा में फैली थी कि आसमान में धूल की एक बहुत मोटी परत जम गई, जिसके कारण सूर्य की रोशनी पहले जितनी मात्रा में धरती पर नहीं आ पा रही थी, और इसी कारण धरती पर एक बहुत बड़ा आइस एज घट गया था। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है कि टोबा मेगा वोल्केनो के आसपास पानी का एक बहुत बड़ा जलाशय मौजूद है, और जब उस जलाशय में यह भयानक विस्फोट हुआ था उस वक्त उस पानी के जलाशय में भी काफी ज्यादा मात्रा में गर्मी उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण उसका ज्यादा से ज्यादा पानी भाप में तब्दील हो गया, और इसी वजह से जितनी राख ऊपर उठती जा रही थी और गर्मी के कारण वातावरण को हीट से भरती जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर वाटर वेपर अपना कूलिंग इफेक्ट दिखा रहा था, जिसके कारण आसपास के इलाके में इतनी भी गर्मी पैदा नहीं हो पाई कि उससे किसी बड़े से स्तर पर तबाही मच जाए। इसके अलावा इसी वाटर वेपर ने ऊपर जाकर आकाश में बड़े बड़े राख के बादलों को ज्यादा मजबूती और ठोस तरह से इकट्ठा होने नहीं दिया, जिसके कारण वे सारे एलिमेंट्स आसमान की ऊंचाइयों में जम तो गए थे पर उनकी मजबूती इतनी अधिक नहीं थी कि वो अपने आप को ज्यादा दिन तक रोक पाए। परिणाम स्वरूप इसी महाविस्फोट के बाद आइस एज आई भी थी, और इसी की वजह से इंडिया के अलावा दुनिया के कई अलग अलग क्षेत्रों में 3 से 15 किलोमीटर सेल्सियस तक की तापमान की गिरावट भी देखने को मिली थी। पर क्योंकि ये बादल ज्यादा दिनों तक वहां पर ठोस तरह से नहीं जम पाए थे, जिस कारण आसमान बहुत ही छोटे छोटे अंतराल के बाद एक बार फिर से वापस से खुलने लगा, और हर इलाके में वापस से वही औसतन मौसम लौट कर आने लगा जो पहले वहां पर हुआ करता था। अगर ठीक समय के आंकड़ों में बयां करें तो नई शोध के हिसाब से उस मेगा वोल्केनिक इरप्शन के बाद होने वाला वो आइस एज सैकड़ों साल नहीं चला था, बल्कि वो सिर्फ 5 से 10 साल के अंदर में ही सिमट कर रह गया था, और उस छोटे से अंतराल में वो जितना नुकसान पहुंचा सका उसने पहुंचाया। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतने अरबों खरबों सालों से पनप रही प्रकृति 5 से 10 सालों के अंतराल में नष्ट तो नहीं होगी, और बस इसी कारण से धरती के वातावरण ने इस छोटे से समय को भी एक बुरा सपना मान के झेल लिया, और इंसानों की प्रजातियों ने भी इसे अपने जीवन काल का एक दुखद हिस्सा स्वीकार कर लिया। उसके बाद परिस्थितियां जब वापस से सामान्य हो गईं, तो वातावरण एक बार फिर से उसी तरह बन गया जैसे यहाँ पर कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और इसी सिनेरियो से हमें एक कहानी समझ में आ गई कि आखिर टोबा मेगा वोल्केनो के विस्फोट के बाद धरती पर असलियत में क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिला होगा।
तो दोस्तों ये थी सच्चाई उस घटना की जिसने सालों तक शोधकर्ताओं को बहसबाजी में बांध कर रखा। वैसे आपको क्या लगता है, इस नई शोध के बाद निकला हुआ ये परिणाम पूरी तरह सच है या नहीं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपकी नज़र में धरती पर सबसे विनाशकारी चीज क्या हो सकती है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।